डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मुझे यहाँ पर एक सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन वो एक अलग शहर में। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है और मेरी बीवी गर्भवती है और अगले 3 महीनों में मेरे एक और बच्चा घर में आने वाला है। अब तक मुझे पता नहीं है वो एक बच्ची होगी या एक बच्चा, लेकिन जो भी होगा मैं उससे प्यार बहुत ज़्यादा करूँगा। लेकिन अब शहर बदलने का समय था। अपनी बीवी के साथ मैं इस नए शहर में आया। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, एक कस्बा था जो अभी अभी शहर बना था और बातें चल रही थी कि अब ये एक जिला बनेगा। मुझे खुशी थी कि अब मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ और तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक सरकारी नौकरी मुझे हमेशा से चाहिए थी जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। और मेरी बीवी की आंखों में वो खुशी तब मैंने देखी जब मैंने उसे बताया था कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है। नगर निगम में मेरी ये नौकरी थी और मुझे लगा था मुझे बैठकर काम करना होगा। सुबह 9 बजे जाया करूँगा, 5 बजे वापस आ जाया करूँगा, अपनी बच्ची के साथ खेला करूँगा और जो नई संतान हमारे घर में आने वाली है उसके साथ भी मुझे अच्छा समय मिलेगा। लेकिन पहले दिन जब मुझे काम समझाया गया, एक पल के लिए मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तुम्हें रोज़ जाना होगा और वो भी शाम के वक्त ये काम करना होगा। और वहाँ पर एक खास ऑफिस बना हुआ है और जंगल के बीच उस ऑफिस में तुम्हें हाजिरी लगानी होगी, रजिस्टर में नोट करना होगा। शायद ही वहाँ पर तुम्हें कोई मिले, वैसे दूसरे इलाके से कोई ना कोई वहाँ पर आएगा ज़रूर। सड़कों का निर्माण चल रहा है, वहाँ जंगल के बीच भी सड़कें बनेंगी। मैंने अपने सीनियर को कहा था, सर नगर निगम में मैं काम करने वाला था, आप जंगली इलाके में क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने कहा, पहले ये गांव हुआ करता था, फिर ये कस्बा बना और अब इसे शहर कहा जाता है। आगे जाकर ये एक जिला बनेगा। तुम्हें पता है ये गांव जंगल के बीच में बना हुआ था, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, लेकिन अब भी इसे जंगली इलाका कहा जाता है। और जिस जगह तुम जाने वाले हो वो भी इस समय एक छोटा इलाका है और वहाँ पर भी बड़ा शहर बनेगा। सड़कों का निर्माण होगा और वो भी इस शहर का हिस्सा बन जाएगा। तुम एक शहर में ही काम करोगे, जंगल में नहीं करने वाले। अपने सीनियर से बहस नहीं कर सकता था मैं, लेकिन अब आगे कुछ ना कुछ तो करना ही था, काम करना था। तो मैंने हामी भर दी। तनख्वाह अच्छी थी, मैं मना नहीं कर सकता था। और नई नई नौकरी में किसी से झगड़ा करके मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सही समय पर बात करूँगा, शायद मुझे कोई बैठने वाला काम मिल जाए, लेकिन तब तक मुझे ये काम करते रहना होगा। देख कर आता हूँ आखिर इस जंगली इलाके से निकलकर मुझे कहाँ तक जाना होगा। जब मुझे पूरे इलाके के बारे में समझाया गया तो तब जाकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। जहाँ पर सरकारी क्वार्टर बने हुए थे उसके पीछे वाला वो हिस्सा, उसे जंगली इलाका कहा जाता था और वहाँ पर वो रास्ते से ही मुझे निकल कर जाना था। यहाँ से जाऊँ तो कुल 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, लेकिन सुबह सुबह अगर मैं सीधा घर से निकल जाऊँ तो सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र। जंगली इलाका होगा, लेकिन मैं चलकर आराम से वो सफ़र तय कर पाऊंगा। घर आकर जब मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई, मेरी बीवी कह रही थी, तुम्हें झगड़ना चाहिए था, सुना देनी थी सीधी सीधी, नगर निगम में मैं काम करूंगा, कोई जंगल विभाग में नहीं करने वाला। मैंने अपनी बीवी को समझाया, देखो मैं यहाँ झगड़ा नहीं कर सकता और वो सब मेरे सीनियर हैं, मैं नहीं चाहता किसी मुसीबत में फंसना।
तो एक दिन वहां पर जाकर देखता हूं आखिर काम क्या करना होगा। वो दिन लगभग 3 बजे मैं अपने घर से निकला था, सीधा वहां पर हाजिरी लगाने के लिए। 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा मुझे और जंगल के बिल्कुल बीच से मैं चला गया। जाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, कच्ची सी पगडंडी बनी हुई थी और साइकिल से ये रास्ता काफ़ी अच्छे से निकला मेरा। पहले मैं रास्ता थोड़ा भूल गया, इसीलिए 1 घंटा लगा, लेकिन आगे शायद 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। जंगली इलाके में भी ये काफ़ी ज़्यादा समय होगा। वहाँ पर गया, वहाँ मैंने देखा लगभग 7 से 8 लोग थे। कोई छोटा मोटा कमरा नहीं बना हुआ था, बल्कि एक सरकारी बिल्डिंग थी 2 मंजिला, जहाँ पर कई लोग अपना काम कर रहे। ये भी एक शहर का हिस्सा बनने वाला है। यहाँ जंगलों को काटा जाएगा, कॉलोनीज बनेंगी, लेकिन अभी ये ऑफिस का निर्माण किया गया है। मुझे यहाँ पर काम करना होगा। मुझे खुशी हुई, बैठकर ही काम करना था। फाइल्स को खंगालना, इलाकों की निशानी लगाना, और कई बार यहाँ से मुझे शायद जंगली इलाके में कुछ घूमना भी होगा, लेकिन ये काम कभी कभी करना होगा। वहाँ लगभग 2 घंटे मैंने काम किया। 5 बजे मैं वापसी पर था, सीधा अपने घर आना चाहता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा ये बारिश अभी खत्म हो जाएगी कुछ ही मिनट में, लेकिन जब वहाँ से सभी लोग चले गए, आखिर में जाते हुए उस चौकीदार ने मुझे बताया था, साहब अंधेरा होने से पहले घर चले जाइए, यह जंगल रात को काफ़ी भयानक हो जाता है। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, भीग ही जाएंगे ना, कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना। उसने यह कहा था और मैं साइकिल उठाकर सीधा घर की तरफ निकला। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, रास्ता बार बार मैं भटके जा रहा था और मुझे लगा मुझे निशानियाँ याद करनी होंगी, किस तरफ मुड़ना है, कैसे आसानी से मैं घर की तरफ निकल सकता हूँ। लेकिन बारिश के कारण अंधेरा ज़्यादा हो गया था, रोशनी बेहद कम थी। साइकिल पर मैंने वो बड़ी लाइट लगाई हुई थी बैटरी के साथ, जिस कारण उस अंधेरे में भी मैं देख पा रहा था। लेकिन अचानक वहाँ पर मुझे एक लड़की नज़र आई और उस लड़की ने कोई कपड़ा नहीं पहना था, या कहूँ बहुत ज़्यादा कम कपड़े। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए हों। मुझे बड़ा बुरा लगा, शायद यहाँ कुछ उस लड़की के साथ बुरा हुआ होगा। मैंने साइकिल वहाँ पर रोकी और मैं उस लड़की के पीछे गया। वो लड़की बड़ी घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं देखने लगा आसपास कोई आदमी तो नहीं, एक या कई लोग, ऐसा तो नहीं इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हों। बिना कपड़ों के कोई लड़की जंगल में ऐसे डरी डरी भागी जा रही हो तो आपको मदद करनी चाहिए। मैं उसके पीछे पीछे जाता रहा और वो लड़की मुझसे भी डरती रही, लेकिन मैं उसके करीब जाकर उसे समझाना चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक पेड़ के पीछे वो छिप गई। जब उसे लगा वो भाग ना सके, वो काफ़ी घबराई हुई, उसे बहुत सांस चढ़ी हुई और पेड़ के पीछे से उसकी वो तेज़ सांस की आवाज़ आ रही। और मैं पेड़ के करीब जाकर कहने लगा, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम्हारा फ़ायदा उठा पाऊँ। मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि इस तरह बिना कपड़ों के कोई लड़की डरकर जंगल में भागी जा रही है। ज़रूर तुम किसी न किसी मुसीबत में हो। अगर तुम बताओगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये लो मेरी शर्ट पहन लो पहले, और उसके बाद तुम्हें मैं और कपड़ा देता हूँ लपेटने के लिए, इससे तुम्हारा शरीर ढंक जाएगा। देखो बताओ क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? वो लड़की की सिसकियों की आवाज़ उस पेड़ के पीछे से आ रही थी, लेकिन जवाब तब भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। वो पेड़ के पीछे थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, तो उसके हाथ आगे बढ़ाने पर मैंने जल्दी से अपनी भीगी हुई वो शर्ट उतारी और उसके हाथ पर रखी। उसी के साथ बैग के ऊपर लटकाया गया वो कपड़ा भी मैंने उसके हाथ पर रखा और कहा, जल्दी से इसे ओढ़ लो। उसने जैसे पेड़ के पीछे उन कपड़ों को ओढ़ा होगा। उसके बाद पेड़ के जैसे ही वो आगे आई, मैंने देखा उसने शरीर पर कुछ पहना नहीं हुआ था। मेरे द्वारा दी गई वो शर्ट, वो कपड़े का हिस्सा उसने पेड़ के पीछे फेंक दिया था और मेरे सामने वो बिना कपड़ों के खड़ी थी। शर्म के मारे मैंने ही नज़रें नीचे की तरफ की और मैं कहने लगा, मैंने आपको कपड़े दिए हैं, आप पहन सकती हैं। देखिए कोई मुसीबत है तो आप बता सकती हैं। उसने
हल्की सी आवाज़ में मुझे कहा, मुसीबत? तुम मुसीबत किसे कहोगे? समझ नहीं पा रही। तुम्हारे लिए जो मुसीबत हो सकती है, हो सकता है मेरे लिए वो मुसीबत ना हो। उसकी बातें ऐसी थी जैसे डर अब उसके शरीर में ना रहा हो। वो बिना डरे मुझे जवाब दे रही और बिना शर्म के। वो पेड़ के पीछे छिप भी नहीं रही थी, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी। लेकिन मैंने नज़रें ऊपर की तरफ नहीं की और मैं नीचे देखते देखते ही कहने लगा, देखिए, मैं अपना मुंह घुमा लेता हूँ। अगर आप इस तरह से मेरे सामने खड़ी रहेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बताइए कोई मुसीबत? फिर से उसने वही कहा, मुसीबत किसे मानोगे? मैंने कहा, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, आपके कपड़े नहीं हैं, किसी ने छीन तो नहीं लिए? उसका जवाब बेहद अजीब था। उसने कहा, मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बिना कपड़ों के मुझे आज़ादी का एहसास होता है और तुम्हें लगता है मुझे कोई आदमी परेशान कर सकता है तो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। यहाँ इस इलाके में किसी में हिम्मत नहीं है बिना मर्जी के मुझे देख भी पाए। छूने की बात तो दूर रही और कपड़े उतारने की बात, ज़बरदस्ती की बात, अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो वो इंसान के शरीर की हड्डियां तक कोई ढूंढ ना पाता। उसकी बातें मुझे बेहद अजीब लगी, इसीलिए मैंने कहा, देखिए, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद उस लड़की ने कहा, आपने जो सवाल किया था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं, कोई मुझे तंग तो नहीं कर रहा, मैंने उसका जवाब दिया है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं उसका जवाब मैं अब देती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बात सुनते ही मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मैंने उसको कहा, देखो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप किसी मुसीबत में भी नहीं हैं। मैं बस यहाँ से जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके पीछे आया, लेकिन लगता है आपके इरादे कुछ और हैं और मैं यहाँ से अब चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाने वाला था उसने मेरे हाथ को पकड़ा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने हाथ को झटक कर मैंने कहा, देखिए, आप मुझे कुछ और समझ रही हैं, मेरे इरादे वैसे नहीं हैं। मैं यहाँ से बस जाने वाला हूँ, अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। पीछे से उसने बस यही कहा था, तुम्हें जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाना। वैसे मैं किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझे पसंद आ जाए तो समझो उसे पाने के लिए हर कोशिश भी करती हूँ, तो मैं पाने की कोशिश भी करूँगी। उसके ये शब्द मेरी समझ में आ गए थे तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला, साइकिल उठाई, जिसके बाद मैं सीधा घर आ गया और अपनी बीवी को मैंने पूरा सच बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बीवी खुश भी थी, इसी के साथ मुझ पर गुस्सा भी हो रही कि कोई लड़की बिना कपड़ों के भागे जा रही थी और आप मदद करने के लिए पीछे गए थे, या आपके इरादे कुछ और थे। मैंने अपनी बीवी को समझाया, मेरे इरादे ऐसे नहीं थे, मुझे लगा उसको ज़रूरत होगी, आगे से मैं किसी भी लड़की का पीछा नहीं करूँगा जिसके कपड़े बिल्कुल मौजूद ना हो। कुछ समय के लिए हमें झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैंने अपनी बीवी का भरोसा जीत लिया। अगले दिन फिर से उसी रास्ते से मैं सीधा ऑफिस में पहुंचा था और ऑफिस जाकर मैं अपने साथी कर्मचारियों को यह बात बता रहा। अब से मैं यहीं पर ड्यूटी करने वाला था, लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने आगे जो जवाब दिया ना, वो खौफनाक था। उन्होंने कहा, तुम जिंदा बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है, जंगल में कोई औरत नज़र आती है जो मर्दों को रिझाने की कोशिश करती है, यहाँ उसे क्या कहा जाता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, उसे जोखिनी कहा जाता है। जब कोई लड़की जिसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाएं और वो खास तौर पर इच्छाएं ऐसी हों तो वो एक जोखिनी बनती है, और यहाँ पर ऐसी जोखिनी का वास है। कई लोगों ने देखा है कि वो बिना कपड़ों के होती है, और जब उसके सामने कोई ऐसा मर्द आए जो उसका पीछा करे, गलत इरादे से उसे छूने की कोशिश करे, वो उसे मौत के घाट उतार देती है। यकीन करो वो कितनी ताकतवर होती है, जो इरादे भांप कर आपको मार डालती है। और कहते हैं कुछ हड्डियां मिलती हैं, लाश नहीं मिलती, और अगर लाश मिलती है बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मिलती है। तुम्हें जोखिनी मिली थी और तुम जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। आगे से कोई भी लड़की बिना कपड़ों के जंगल में नजर आए,
नजरें झुकाना और वहां से भाग निकलना। जोखिनी किसी ऐसे पर वार नहीं करती जो उसका पीछा ना करे, लेकिन जो पीछा करे उसे छोड़ती भी नहीं। तो ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, तुम जिंदा बच गए। उनकी यह बात सच में बड़ी खौफनाक थी। मैं इसे एक साधारण घटना समझ रहा था, कोई ऐसी लड़की जो बेवजह पागलों की तरह कपड़े उतार कर वहां जंगल में बारिश के मौसम में भाग रही। लेकिन अब मुझे पता लगा वो तो जोखिनी थी। कुछ कहानियां मैंने भी सुनी थी, ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पता लग गया। शाम के वक्त साइकिल के सहारे मैं उसी रास्ते से आ रहा, और यहाँ का इलाका कैसे है, कब बादल आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। वक्त भले ही अंधेरे का नहीं था, लेकिन बादलों के कारण अंधेरा हो चुका था। जैसे ही मैं उस रास्ते से निकल रहा, पेड़ के पास मुझे वही लड़की नजर आई, एक तरफ भाग रही, और मैंने दूसरी तरफ चेहरा किया और साइकिल तेज कर ली। वो पीछे रह गई होगी, ये सोचकर एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे नजर नहीं आई और मैं खुश हुआ। चलो, उस इलाके से मैं निकल आया। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। मेरी नज़र ऊपर पड़ी कि ज़्यादा बादल तो नहीं। जैसे ही मैंने आगे देखा, बिल्कुल साइकिल के सामने वो लड़की थी जिसने अपने एक हाथ से साइकिल को रोका। झटका महसूस हुआ मुझे, लेकिन उसे जो टक्कर लगी थी उससे वो हिली तक नहीं। बिना कपड़ों के वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मैं गुस्से में आ गया और कहने लगा, देखो, बार बार मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। और वो लड़की सामने से, तुमने पीछा तो किया, लेकिन तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाती हूँ। मैं किसी भी ऐसे मर्द को पाना नहीं चाहती जिसके इरादे गलत हों। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारी बातें, मुझे हर चीज़ अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। मारूंगी नहीं, वादा करती हूँ। मैंने जल्दी से साइकिल को एक झटके से एक तरफ किया और मैंने कहा, मैं कोई वादा नहीं करता। देखो, मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम जो भी हो, इंसान हो, भूतनी हो, जोखिनी हो, जो भी हो, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। उसके बाद वो पीछे से आवाज़ें लगाती रही, लेकिन मैं साइकिल तेज करके वहाँ से निकल आया। यही बात मैंने घर आकर अपनी बीवी को बताई। मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहने लगी, ऐसी लड़की वहाँ पर मिलती है, कंप्लेंट करो, पुलिस को कंप्लेंट करो। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। जोखिनी कहते हैं यहाँ पर, जोखिनी नज़र आती है, और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया कि जब वो लड़की नज़र आए उससे दूर हो जाना। अब से मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं, दूर निकल आऊँगा जैसे वो मौजूद ही नहीं। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं देते, उसी तरह से वो अगर नज़र आई, मैं मुंह फेर कर वहाँ से निकल आऊँगा। इसी तरह अगले दिन भी मैं काम पर गया, शिद्दत से काम किया, और शाम के वक्त घर आते वक्त बादल थोड़े थोड़े थे, ज़्यादा अंधेरा नहीं, लेकिन रोशनी में वो लड़की उसी पगडंडी की एक तरफ खड़ी जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही। मैंने नज़रें दूसरी तरफ कर ली, बिल्कुल अनजानों की तरह उसके पास से गुजरना चाहता था, उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नज़र जैसे मुझ पर पड़ गई थी। और जैसे ही उसके मैं करीब पहुंचा, खड्डे बहुत थे वहाँ, कई जैसे लकड़ी के हिस्से वो पगडंडी पर फेंके गए। साइकिल नहीं चला सकता था मैं। जैसे ही मैं साइकिल से उतरा, सामने से वो बोल पड़ी, देखो, मैं बार बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। तुम यहीं से गुजरते हो, तुम्हारी नज़रें भले ही दूसरी तरफ हो जाती हैं, लेकिन जानती हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, देखो, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो सबसे पहला नियम जो तुम्हें मानना होगा, तुम्हें कपड़े पहनने होंगे। बिना कपड़ों के तुम ऐसे मेरे सामने खड़ी रहोगी तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे एक ताली बजाई उसने। उसके बाद वो कहने लगी, अब देखो, क्या अब मैं सही लग रही हूँ? जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसके शरीर पर जैसे कपड़े आ चुके थे। एक लाल रंग की साड़ी जो उसने अपने शरीर पर लपेटी हुई, बड़े अजीब ढंग से, लेकिन इतना तो था, शरीर को ढका हुआ था उसने, जिसके बाद अब उसकी तरफ मैं देख सकता था। और देखते हुए मैं कहने लगा, ये सही है, अब से तुम यहाँ पर कपड़े पहने ही रहना। बिना कपड़ों के अगर तुम यहाँ पर रहोगी
हो सकता है कोई ना कोई तुम्हारा पीछा करे और मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। जिसके बाद मुस्कुराते हुए वो कहने लगी, यहां पर सारे मेरी सच्चाई जानते हैं। मैं एक जोखिनी हूं और जो मेरा पीछा करता है गलत इरादों से, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इससे कई लड़कियों को फायदा भी होता है। इस रास्ते पर जब कोई लड़की गुजरती है मैं उसके सामने तक नहीं आती और इस इलाके में वो लड़कियां सुरक्षित भी होती हैं। कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। सबको पता है अगर जोखिनी निकली तो उनकी मौत तय है। लेकिन इसके बावजूद हैं कुछ मर्द जो पीछे पीछे आते हैं उन लड़कियों के, और जब गलती से वो मेरे पीछे आते हैं तो मैं उनका शिकार करती हूँ। पसंद है मुझे ऐसे मर्दों का शिकार करना जिनके इरादे हमेशा गलत रहते हैं। आ जाते हैं मेरे पास। लेकिन तुम अलग हो, तुम बिल्कुल अलग हो। इसके बाद मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। मैंने उसको कहा, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, मुझसे तुम्हें आखिर क्या काम है? उसने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम हमेशा के लिए मेरे बन जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक जोखिनी हो, मैं एक इंसान हूँ और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। मेरी एक बेटी 5 साल की है, जबकि एक बच्चा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया। मेरी बीवी गर्भवती है और मैं किसी और का नहीं हो सकता। मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम अच्छी दिखती हो, ऐसे ही यहाँ बुरे लोगों को सज़ा देती रहो, ये काम भी अच्छा है। वह थोड़ी सी मुस्कुराई, फिर उसने आगे की तरफ रास्ता दिखाया और कहा, मैं यहीं पर हूँ। एक बार तुमने मेरा पीछा किया है, इसीलिए बार बार मैं तुम्हें नजर आती रहूंगी, लेकिन फिक्र मत करना, मारने की कोशिश नहीं करूंगी। ये कहकर उसने मुझे जाने दिया। मैं भी वहां से साइकिल चलाकर घर पहुंचा, अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी हर बार गुस्से में रहती थी कि वो जोखिनी तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैंने अपनी बीवी को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मैं दोबारा अगले दिन ऑफिस में गया, सबको ये बात बताई कि ऐसे है वो जोखिनी, लेकिन मेरी बात मानती है। मुझे उससे ज़्यादा डर भी नहीं लगता। वहाँ मुझे कई कहानियाँ सुनाई गई कि जोखिनी ने ऐसे किसी आदमी को मार डाला था, बहुत समय बाद मारा था। वो बुरे लोगों को ज़रूर मारती है, लेकिन क्या पता सच में बुरे लोगों को मारती है या बस फंसाती है और बाद में उसकी कहानियाँ निकलती हैं कि वो बुरा था। तुम बच कर रहना। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था और मैंने सोचा क्यों ना इसका इलाज ही करूं। अगर जोखिनी है यानी एक प्रेतनी है, प्रेतनी को दूर करने के लिए मुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। अब छुट्टी तो मैं ले ही सकता था ना, रविवार आने ही वाला था। अगले दिन रविवार को मैं सुबह सुबह अब सीधा एक बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हमारे इस शहर से काफ़ी दूर एक गांव में जैसे एक डेरा बना हुआ था। कुछ मंदिर थे वहाँ पर, कुछ पुरानी जगह थी जहाँ पूजा पाठ की जाती थी, और वहाँ पर एक बाबा रहा करता था, एक खंडहर के बीच। कहते हैं सूखी रोटी खाता है, पत्तों के ऊपर सारा दिन बैठा रहता है और ध्यान में लगा रहता है। कुछ लोग जो उससे आशीर्वाद लेकर जाते हैं वो निवारण करता है, बुरी शक्तियों को शरीर से दूर करता है। मुझे लगा उससे मदद लूँगा तो काम आसान हो जाएगा। मैंने उस बाबा को पूरी बात बताई जो मेरे साथ घटी है, जिसके बाद उस बाबा ने कहा, ध्यान रखना, जोखिनी कोई साधारण प्रेतनी नहीं होती। जोखिनी साधारण प्रेत या चुड़ैल से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर वो चाहती उसी समय तुम्हें मार डालती और तुम्हें पता तक नहीं था आखिर जोखिनी से बचा कैसे जाता है। लेकिन अब तुम बचने की तैयारी पूरी रखना। वैसे मुझे नहीं लगता वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन जोखिनी का एक मकसद होता है, चाहे वो शारीरिक हवस को बुझाना या मानसिक तौर पर कोई ऐसा लक्ष्य जो वो प्राप्त करना चाहती है। मैं नहीं जानता वो जोखिनी तुमसे क्या चाहती है, लेकिन बार बार नजर आती है, यानी उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो जोखिनी को चाहिए हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, तुम्हारी जिंदगी का रहस्य है।
तो तुम्हें सुलझाना होगा। मैं तुम्हें उससे बचने के तरीके बता सकता हूँ। बाबा ने मुझे जोखिनी से बचने की वो सारी तरकीबें बताई। लाल रंग का धागा मेरी कलाई पर बंधा रहेगा तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसके बाद आग, अगर आग की रोशनी आसपास होगी तो जोखिनी उससे दूर जाना शुरू हो जाएगी। जोखिनी आग से डरती है, लेकिन कोई लाइट जैसे टॉर्च, वो उस रोशनी से बिल्कुल नहीं डरती। इसके बाद कुछ खास मंत्र हैं जो जोखिनी को काबू करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। बहुत मुश्किल मंत्र हैं। वो बाबा ने कहा अगर जोखिनी मेरे सामने भी आ गई तो मुझे वो मंत्र याद नहीं आएंगे और मैं बोलने की कोशिश करूंगा, उससे पहले वो पकड़कर मुझे मार डालेगी। तो मंत्रों का सहारा लेकर उसे रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। बाकी कोई लोहे की नुकीली चीज़ अगर तुम्हारे हाथ में होगी, वो हमेशा तुमसे 5 फुट की दूरी बनाकर रखेगी। लोहे की चीज़ से जोखिनी डरती है क्योंकि उसके शरीर के आसपास लोहे की चीज़ आएगी, जो घाव बनेगा वो धीरे धीरे उसे मारता चला जाएगा, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा या कोई चुड़ैल, जिसे ऐसा कोई शक्तिशाली जख्म दिया जाए जो धीरे धीरे उसे मारता चला जाए। इसके सिवाय एक और काम है। अगर तुम उसके मकसद को समझ पाओ और तुम्हें लगे कि उसका जो मकसद है वो कोई अच्छा मकसद है, या उसकी कोई अधूरी इच्छा या कोई ऐसा काम जो जिंदा रहते हुए वो कर नहीं पाई, अगर तुम उसका वो मकसद पूरा करो तो जोखिनी बस बिना कुछ किए ही यहाँ से गायब हो जाएगी, दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये काम एक असंभव काम भी हो सकता है, बेहद मुश्किल काम भी हो सकता है, और हो सकता है वो काम ऐसा हो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो। तो ध्यान रखना, उससे बचने के तरीके मैंने बता दिए हैं, अब काम तुम्हारा है। उस बाबा की सारी बातें सुनने के बाद मुझे बस जोखिनी के बारे में जानना था कि वो जोखिनी यहाँ पर कैसे आई होगी। क्या उस बाबा को पता हो सकता है? क्या वो कहानी सच्ची है जो मैंने सुनी है? बाबा को जब मैंने उस कहानी के बारे में पूछा तो बाबा ने कहा कहानियाँ मैंने भी सुनी है कि जो जोखिनी होती है बिना कपड़ों में जंगल में ऐसे ही घूमती है, पूरी तरह से नग्न अवस्था में वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती है और कहते हैं वो इंद्रदेव को रिझाने की कोशिश करती है, इंद्रदेव को पाने की कोशिश करती है, और इंद्रदेव भी बादलों से जब बिजली उस पेड़ पर मारते हैं वो उस जोखिनी को मारने के लिए मारते हैं, लेकिन जोखिनी उससे नहीं मरती। जोखिनी को वही मार सकता है जो धरती पर मौजूद हो। इंद्रदेव भी जोखिनी को मार नहीं सकते, बस दर्द देने के लिए बिजली मारते हैं। लेकिन यह एक किंवदंती है, एक कहानी है। मान लो कि यह सच्ची कहानी भी है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तुम काम की बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना। बाबा जी की बात सुनकर मैं सीधा घर आया, अपनी बीवी को पूरा सच बताया तो मेरी बीवी ने भी मंदिर में रखा हुआ वो लाल धागा मेरी कलाई पर बांध दिया। मुझे लोहे का वो पुराने वाला चाकू दिया जिस पर जंग लगा हुआ। मेरी बीवी ने कहा हाथ में रखना, करीब आए पेट में घोंप देना उसके, बिना कपड़ों के हुई तो घोंपते जाना, मार देना उसे। मेरी बीवी का गुस्सा मैं साफ समझ पा रहा था। जिसके बाद मेरी बीवी ने कहा ज़्यादा बातें मत करना, उसका मकसद क्या हुआ? तुम बहुत शरीफ हो, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी, तुम्हें मार डालेगी। बस बात मत करना, कोई मकसद पूरा नहीं करना, मार डालो उसे। मंत्र बोलने की कोशिश करना, बाबा जी से पूछ लेते, वो काम की चीज़ होती। बाकी मशाल मैं बनाती हूँ, अभी मशाल बनाती हूँ, आते वक्त आग लगा लेना, अंधेरे में फिर देखना कैसे भागती है। मैंने अपनी बीवी को थोड़ा सा छेड़ा और उसके बाद अगले दिन मैं काम पर चला गया, उसे कहते हुए कुछ बातें कर लूँगा, कोई बात नहीं, वैसे अब कपड़े पहने हैं, अब उसकी तरफ मैं देख सकता हूँ, भले ही कपड़े छोटे होते हैं उसके। मेरी बीवी बड़े गुस्से में थी और मैं भी उसे चिढ़ाकर जानबूझकर काम की तरफ निकला था। उसी रास्ते से काम पर पहुंचा, काम किया, ज़्यादा किसी से बात नहीं की, क्योंकि कहते हैं जोखिनी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप उसकी बातें किसी और को बताते हैं, सामने वाला मदद नहीं कर सकता। मैं किसी और को फंसाना भी नहीं चाहता था। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, बादल हर रोज़ दिन रात यहाँ जैसे घूमते ही रहते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है। वहाँ से निकलते वक्त कलाई को देखा था मैंने,
लाल धागा बंधा हुआ था। हाथ में वो चाकू ले लिया। एक हाथ से साइकिल चला रहा था और बार बार पीछे मुड़कर मैं देखे जा रहा। एक लिफाफे में मैंने वो मशाल रखी हुई थी जो मेरी बीवी ने बनाई थी। वहाँ से साइकिल निकालते निकालते मैं देख रहा था कि वो कहाँ पर है। वैसे वादा किया है उसने मुझे मारेगी नहीं, लेकिन एक प्रेतनी है जोखिनी। क्या पता अपने वादे से मुकर जाए और मुझे मारे। कोई खास दिन जैसे अमावस, ऐसा कुछ। आज वैसा दिन तो नहीं, दिन का इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था, बिल्कुल एक पेड़ जो उस पगडंडी के बीच में गिरा हुआ, वहां मैं साइकिल चला नहीं सकता था। साइकिल को उठाकर उस पेड़ के दूसरी तरफ जाना था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा वो जोखिनी पेड़ के दूसरी तरफ लेटी हुई थी और उसने फिर से कोई कपड़े नहीं पहने थे। मैंने साइकिल पीछे की तरफ की और उसे कहा, क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? कहा था मैंने, बिना कपड़ों के मेरे सामने मत आना। मैंने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, थोड़ा गुस्से में था, और उसने भी कहा, मैंने कपड़े पहने थे क्योंकि तुम पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन कलाई पर यह लाल धागा जब मैंने देखा मैं समझ गई मुझसे बचने के तरीके शुरू हो चुके हैं। यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं थोड़े गुस्से में कहने लगा, तुम तो जोखिनी हो, प्रेतनी हो, भूतनी हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता तुम वादा करके तोड़ दो। मैं पहले किसी जोखिनी से नहीं मिला, इसीलिए मैं यकीन नहीं कर सकता। देखो, चली जाओ मुझसे दूर। आज मैं तुमसे बचने की सारी तरकीबें अपने साथ रखे हुए हूँ। मैंने वो जंग लगा चाकू आगे की तरफ किया। वो जैसे घूमती हुई, घिसटती हुई, लिपटती हुई उस गीली मिट्टी पर काफ़ी पीछे तक चली गई, जैसे पूरी तरह से कीचड़ से सन चुकी थी। काफ़ी पीछे जाकर कहने लगी, तैयारी तो पूरी करके आए हो, लेकिन खुद से करीब तुम कैसे मुझे आने नहीं दोगे? मैंने पीछे से मशाल निकाली, जलाने लगा। वहाँ कुछ बूंदें थी बारिश की जो पड़ रही, जिस कारण मशाल जल नहीं पा रही। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आग से दूर करना चाहते हो, यानी कमज़ोरियाँ ढूंढ रहे हो, मेरी कमज़ोरियाँ ढूंढ रहे हो। लेकिन एक बात बता दो, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी और बचने के लिए तुम ये सब कर रहे हो? इनके इस्तेमाल से भी मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगी, भले ही करीब नहीं आऊंगी मानो कि डर कर, वैसे भी करीब आकर तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं है मुझे, दूर ही रहूंगी। तो तुम्हारे लिए लो दोबारा कपड़े पहनती हूँ। उसने एक झटके से जैसे शरीर पर कपड़े बना लिए, जैसे वो मिट्टी भी साफ हो चुकी, और सामने खड़ी होकर कहने लगी, भरोसा करो नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे अच्छे लगे हो इसीलिए तुम्हारे करीब रहती हूँ। रास्ता तो हर बार तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन मुझसे लड़ते रहोगे, मुझे दुश्मन बनाकर रखोगे, तो जानते हो ना दुश्मन क्या कर सकता है। लेकिन एक दोस्त की तरह अगर तुम रहोगे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करोगे, मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हर रोज यहाँ से निकलना, मान लेना कोई दोस्त है जो यहाँ पर मिलता है, कुछ बातें करता है। मुझे उसकी बातें कुछ सही लगी तो मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। वो चाकू भी मैंने जेब में डाल लिया, लेकिन उसको कहा, कलाई से मैं ये धागा नहीं निकालने वाला। मुझे जब तक तुम पर भरोसा नहीं होता तब तक धागा नहीं निकालूंगा, और हो सकता है ये भरोसा मुझे तुम पर कभी ना हो। उसने मेरी बात मानी। वो मेरे साथ चलने लगी, बातें करने लगी। मैं मकसद जानना चाहता था, क्यों पाना चाहती हो मुझे? उसने कहा, मरने से पहले किसी को अपनाना चाहती थी। मैंने शरीर से कभी किसी मर्द को नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारे इरादे अच्छे हैं। मानसिक तौर पर भी किसी को नहीं अपनाया। एक अधूरी इच्छा जिस कारण मैं जोखिनी बनी हूँ, वो पूरी हो जाए इसीलिए यहाँ भटकती हूँ। मुझे लगता है तुमसे अच्छा मर्द मिल नहीं सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गई मैं शादीशुदा हूँ। उसने हंसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, दोस्त ही सही। अब मैं हर रोज वहां से गुजरने लगा। जैसे ही अंधेरा होने पर घर की तरफ आता, वो मेरे साथ चलती रहती, अच्छे से बात करती, परेशान नहीं करती।
मकसद पता था। अब मुझे मकसद पता था, लेकिन मैं उसका मकसद पूरा नहीं कर सकता था। मैंने उसे साफ कह दिया, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद मैं उस पर भरोसा भी करने लगा। कई बार उसे जंगल में ऐसी चीज मेरे सामने रख देती जैसे मुझे लुभाने के लिए। मैं हंसने लगता, इसका कोई असर नहीं होने वाला, यकीन करो, दोस्त की तरह मान सकती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लाल चंदन की वो बड़ी लकड़ी जो काफी महंगी होती है, ऐसी चीजें जो उस जंगल में खो चुकी हूं लाकर मेरे सामने रखती, रिझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं बात ना मानता। वो मुस्कुरा देती, कह देती अगली कोशिश फिर से करूंगी। फिर से अगले दिन कुछ अलग सा करती। इसी तरह से लगभग 1.5 महीने तक मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। पागल सी थी, जिंदा रहती होगी उस समय बड़े पागल जैसे काम करती होगी, मरने के बाद भी बिल्कुल वैसी ही आदतें, लेकिन जोखिनी है, ताकतवर, कुछ भी कर सकती है, भरोसा कभी नहीं करूंगा। एक दिन उसने लकड़ी की एक गुड़िया बनाई, बहुत अच्छी, मेरे सामने रखकर कहने लगी, ये लो, ये गुड़िया दिखने में काफी अच्छी थी। कुछ घास फूस पत्तियां लगाकर उसने वो गुड़िया बनाई थी और मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एक लड़का हूं, कोई लड़की नहीं, ये क्या गुड़िया बनाकर लेकर आई हो। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें रिझा तो नहीं सकती, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगे ऐसा कुछ तोहफा एक दोस्त के नाते दे सकती हूँ। तुम्हारी बेटी है ना 5 साल की, ऐसी गुड़िया से वो खेलेगी, उसे अच्छा लगेगा। तुम ये गुड़िया अपनी बेटी को दे देना, वो खुश हो जाएगी। पहली बार उसका ऐसा तोहफा जो मुझे अच्छा लगा मैंने उठाया और उसे कहा, बिल्कुल अपनी बेटी को ये चीज़ दे सकता हूँ। वो खुश हो गई। एक पेड़ पर चढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने वाली थी और हंसता हंसता साइकिल लेकर मैं घर आ गया। जैसे ही अपनी बेटी को वो गुड़िया दी, मेरी बेटी छलांगे लगा रही थी। ऐसी गुड़िया, खूबसूरत, और ध्यान दिया मैंने, लाल चंदन की लकड़ी को काट कर बनाई गई गुड़िया थी वो। महंगी गुड़िया, चंदन के तो हाथ बनाए गए थे और मेरी बीवी को महक आ गई। मेरी बीवी ने कहा, ये कैसी गुड़िया है, कैसे महक छोड़ रही है, क्या बताता उसे, उस जोखिनी ने दी है। मेरी बीवी तो उठाकर बाहर फेंक देती, तो मैंने बात छिपाई और कहा, मेरा साथी एक काम करता है, उसने कहा अपनी बच्ची के लिए ये गुड़िया ले जाना, उसे तोहफा मिला था, अब वो क्या करता, उसने कहा तुम्हारी बेटी है, तुम ले जाओ। मेरी बीवी ने कहा, ये क्या लकड़ी लाल चंदन है? अरे हाँ, ये तो लाल चंदन है, बाकी वो सफ़ेद चंदन। कितनी कमाल की गुड़िया है, महंगी है, ये तुम्हें क्यों दे दी? मैंने हंसते हंसते कहा, अब वहाँ सब सरकारी लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत पुराना काम कर रहे हैं, उनके लिए ये छोटी सी बात है। अपनी बीवी को मनाया मैंने और रात के वक्त हम आपस में बातें कर रहे। मैंने अपनी बेटी को सुला दिया था दूसरे कमरे में और अपनी बीवी के साथ इस कमरे में मैं बातें कर रहा, काम की कुछ बातें बता रहा। वक्त 9:30 का होगा। अचानक हमारे घर में जैसे खिड़की के हिलने की आवाज़ आई, फिर एकदम से दरवाज़ा हिलने की आवाज़, जैसे खिड़कियाँ दरवाजे सभी कमरों के बड़े ज़ोर ज़ोर से हिल रहे, जैसे आंधी चल रही हो। मैंने खिड़की को पकड़ा, बाहर देखा, हवा नहीं चल रही थी। फिर मैं घबराया, ये क्या, ये कुछ अजीब हो रहा है। मेरी बेटी की एक चीख आई थी जो जैसे पूरे घर में गूंज गई। वो आवाज़ आई, मेरे कानों में पड़ी और मैं भागा अपनी बेटी को देखने के लिए, जो अपने पलंग पर नहीं थी। खिड़की टूटी हुई थी, लोहे की सलाखें टेढ़ी हो चुकी थी, जो साइड में दीवार थी छेद हुआ पड़ा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी बीवी मेरी तरफ देखे जा रही। भले ही मेरी बेटी गायब थी, लेकिन उसके पलंग पर वो गुड़िया एक पिल्लो के ऊपर ऐसे टिकाई गई थी जैसे कोई बेटी को उठाकर ले गया, लेकिन उस गुड़िया को वहीं पर रखे हुए और कुछ लकड़ी के हिस्से पास में और रखे हुए जो लाल चंदन के थे। दिमाग घूमा मेरा और समझ गया मैं, जोखिनी हमारी बेटी को ले गई, जोखिनी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसके बाद अपनी बीवी को उस मोटरसाइकिल पर लेकर मैं उस बाबा के पास गया। ये मोटरसाइकिल पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की थी।
वहाँ उस बाबा को मैंने पूरी बात बताई। बीवी वहाँ बाहर ही खड़ी थी और उस बाबा ने कहा, 5 मिनट में यहाँ से निकलता हूँ, जल्दी जल्दी घर की तरफ निकलो। ये क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी। मैंने अपनी बीवी को घर छोड़ा। उसके बाद जंगल के वो बिल्कुल आगे वाले हिस्से तक पहुंचा जहां पर वो बाबा पहुंच चुके थे। वो हैरान और मेरी तरफ देखकर कह रहे, क्या किया है तुमने? जोखिनी कभी किसी लड़की पर हमला नहीं करती, कोई कुंवारी लड़की पर कभी नहीं। क्या हुआ है उसके साथ? आखिर जोखिनी ने तुम्हारी बेटी को क्यों उठाया? मैंने पूरी बात बताई, किस तरह से मैं गुड़िया घर लेकर आया था। लेकिन वो बाबा कहे जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुड़िया देकर फंसाया तो तुम्हारी बेटी को क्यों? उसे तो तुम चाहिए, तुम्हारी बेटी कैसे? समझ नहीं पा रहा मैं, सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल रहा है। लेकिन जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी को बचाना है। जोखिनी ताकतवर होती है, बेटी को उठाकर लेकर गई है, कोई ना कोई कारण तो होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जंगल में हम ढूंढने लगे उसी पगडंडी के पास जहां पेड़ नीचे गिरा हुआ। आवाज़ें लगानी शुरू कर दी मैंने ज़ोर ज़ोर से। वो मुझे दोस्त मानती थी ना, तो दोस्त के नाते आवाज़ें लगाई। अगर मुझे दोस्त मानती हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। वो मेरे सामने आ गई, जैसे मेरे सामने आकर मुस्कुराने लगी। जिसके बाद उसने मेरी बेटी को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैं बेटी को पकड़ने वाला था, उसने मेरी बेटी को पीछे खींचा और फिर कहने लगी, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, जहाँ तुम काम करते हो ना वहाँ पर आओ, वहाँ पर चल कर आओ। जैसे ही मैं उस इमारत तक पहुँचा, मेरा ऑफिस, उसके बाहर जोखिनी ने मेरी बेटी को बिठा रखा था। जोखिनी वहाँ मौजूद नहीं। भागा भागा गया, मैं अपनी बेटी को उठाया और गले से लगाया। बाबा मेरे साथ और कह रहे, तुम्हारी बेटी तो मिल गई, चलो एक काम तो हुआ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी बेटी को उसने उठाया क्यों? कारण क्या था? मैं भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर वो बाबा कहने लगे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। या तो तुमने पूरा सच नहीं बताया या उसने पूरा सच नहीं बताया। वो शारीरिक तौर पर तुम्हें पाना नहीं चाहती होगी, हवस के मारे उसका बुरा हाल नहीं हो रहा, कारण कुछ और है। जो जोखिनी होती है ना, कहते हैं मर्दों को फंसाती है या गर्भवती औरतों को। जैसे ही बाबा ने ये शब्द कहे जो किसी और ने नहीं कहे थे, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं बाबा को कहने लगा, गर्भवती? मेरी बीवी गर्भवती है और हो सकता है उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? उसे तो वो जोखिनी कभी नहीं मिली। बाबा ने मुझे कंधों से पकड़ा और कहा, ओ पागल, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हर बार तू यही कहता रहा कि मेरी एक बीवी है, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बीवी है, मेरी एक बेटी है। तूने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरी बीवी गर्भवती है? मुझे सच में गलती का एहसास हुआ और मैं बाबा को कह रहा, मुझे लगा ये बताने लायक बात नहीं है। और तब मुझे बाबा ने बताया, जो जोखिनी होती है या तो मर्दों को फंसाती है जो उनके पीछे आते हैं, और जोखिनी गर्भवती औरत को भी मारने की कोशिश करती है, और ख़ास तौर पर वो बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया। कई बार जोखिनी की अधूरी इच्छा कुछ ऐसी होती है। मुझे लगता है तेरी बीवी खतरे में है, भाग भाग, जल्दी भाग। हम दोनों भागे आ रहे, भागे भागे मैं अपने घर आकर अपनी बीवी को बचाना चाहता था। जैसे ही हम घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद था। मेरी बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही। पीछे वाले उस छेद में मैंने जैसे ईंटों को गिराकर बड़ा किया वो छेद, और मैं और बाबा घर के अंदर, और मेरी बीवी पलंग पर खून से सनी हुई। जिंदा थी लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेट पर बहुत सारे कट के निशान, खून बह रहा, और मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता था। जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। वहाँ पर मेरी बीवी को अस्पताल ले जाया गया और उसे बचाया गया। भले ही खून बह चुका था, लेकिन मेरी बीवी बच चुकी थी, खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बताया, आखिर ऐसी हालत कैसे हुई? आपको पता नहीं है कि बच्चे को घर में ऐसे जन्म देना सही नहीं होता, आपको अस्पताल लेकर आना चाहिए अगर कुछ बुरा हो जाता। मैंने कहा, बच्चे को जन्म देने की कोशिश नहीं की है हमने, कुछ बहुत बुरा हुआ है।
जोखिनी मेरे घर पर आई थी। डॉक्टर इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया आपकी बीवी के पेट में कोई बच्चा नहीं है। वो बच्चा उनके पेट से निकाला जा चुका है। मैंने ध्यान दिया, जो पेट पर कई निशान थे उन्हें अंदर से सिला गया था। मैं खुद हैरान, सिला कैसे गया है? और वो नब्ज को भी काटा गया है जो बच्चे की नब्ज थी। यानी तुम्हारी बीवी को कोई ज़्यादा खतरा नहीं था। जिसने बच्चे को निकाला है उस पर केस होगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे गर्भपात कोई नहीं करवा सकता। 7 से 8 महीने का बच्चा होगा, ऐसे कैसे किसी ने निकाला? लेकिन इतना अच्छा है कि तुम्हारी बीवी बच गई, और जैसे उसे बचाने का पूरा इंतजाम भी कर रखा गया था। वो बाबा मेरी तरफ देख रहे और घुटनों पर आकर मैं रोने लगा था। मेरा बच्चा जिसे निकाल कर वो जोखिनी ले जा चुकी थी। हर बाबा, मैं उनकी तरफ देखकर रोता गया। भले ही मेरी बीवी बच गई, लेकिन वो जोखिनी का मकसद अब मुझे समझ में आया था। मैं बाबा के सामने रोता जा रहा था और उस बाबा ने कहा, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। वो तुम्हारे बच्चे को ले गई। अब दोबारा वहां पर मत जाना, दोबारा वहां जाने की कोशिश मत करना। मेरी आंखों में गुस्सा था। मैंने उस बाबा को देखा और कहा, मैं उसे मारना चाहता हूं। उसकी अधूरी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे मारना चाहता हूं, उसे खत्म करना चाहता हूं। आप मेरी मदद कीजिए। आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उस पर हम हमला करेंगे। लाल धागा बंधा हुआ है मेरी कलाई पर, और उसने वादा किया है वो मुझे मारेगी नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे का बदला ले सकता हूं। बाबा के साथ जंगल में हम गए थे, मुझे बस बदला लेना था। आवाज़ें लगाई बहुत, लेकिन वो नजर ना आई। हम आवाज़ें लगाते रहे, जिसके बाद अब एक ही तरीका बचा था। बाबा ने कहा, अगर तुम अपने ऊपर के कपड़े उतार दोगे, हो सकता है वो तुम्हारे सामने नजर आए। उसे खींचने की कोशिश करो। कहाँ ज़्यादा नजर आती है वहाँ पर आवाज़ लगाना। वहाँ पर खड़ा होकर मैंने आवाज़ लगाई जहाँ सबसे पहले वो मुझे नजर आई थी। कहने लगा मैं बिना कपड़ों के, तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो अपना लो, आ जाओ मेरे सामने। और वो मेरे सामने आई, लेकिन उसका रूप बिल्कुल अलग था। शरीर पर कपड़े नहीं थे उसके, लेकिन उसका पेट फूला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्भवती हो। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ गया और मेरे हाथ में जो लोहे का चाकू था ना, मैं उसके तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए। आंखों में मेरे गुस्सा था, भले ही वो मुझे मार डालती, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने पेट पर हाथ रख कर जब उसने वो शब्द कहे, मेरे कदम रुक गए। मैं उसे मारने वाला था और मेरा वार उसके पेट पर ही होने वाला था, लेकिन उसने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारी बीवी की कोख से निकालकर मैंने अपनी कोख में डाला, लेकिन ये जिंदा है, अभी भी जिंदा है। उस जोखिनी ने कहा, मेरी आखिरी तमन्ना, कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई मैं। भले ही तरीका गलत था, लेकिन इरादे गलत नहीं थे। मैं एक जोखिनी हूं, बहुत बुरी हूं, लेकिन तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में है। ये थी मेरी तमन्ना। तुम्हें क्या लगा मैं मर्दों को रिझाती हूं शारीरिक संबंध बनाने के लिए? मेरी एक इच्छा है जो कोई मर्द पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक जोखिनी हूं, एक प्रेतनी। मेरे साथ संबंध बनाने के बाद भी मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन तुमने मेरी मनोकामना पूरी की। जानती थी तुम्हारी बीवी गर्भवती है और उस बच्चे को मैं अपनी कोख से जन्म दे सकती हूँ, यह जानती थी मैं फिर से घुटनों पर आ गया और रोने लगा, और मैंने बाबा को देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है? उस बाबा ने कहा, इस जोखिनी की वो आखिरी तमन्ना, इसमें शायद तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाए, इसकी तमन्ना भी पूरी हो, और जो तुम चाहते थे वो तुम पा सकते हो।
बाबा की बात मानी मैंने। 1 महीने वहीं से गुजरता रहा। बीवी घर पर थी, जानती थी वो सच, लेकिन एक सदमे में अगर उसे उसका बच्चा मिले तो वो खुशी से नहीं समाती। जैसे 1 महीने बाद वो जोखिनी मेरे घर पर रात के वक्त आई थी, जिसे देखकर मेरी बीवी घबरा गई थी। लेकिन बिना कपड़ों के वो जोखिनी जो मेरी बीवी के करीब आकर जैसे अपने पेट को मेरी बीवी के पेट के साथ जोड़ चुकी थी। उसके बाद मेरी बीवी ने वो जन्म दिया मेरे बच्चे को, और वो जोखिनी भी जैसे मेरी बीवी के स्वरूप में थी। हम समझ नहीं पा रहे थे आखिर यहाँ हुआ क्या है, लेकिन उस बच्चे को जन्म दिया उस जोखिनी ने। जैसे 2 औरतें जुड़ गई हों, पेट एक ही हो, और बच्चे का जन्म उस जोखिनी के शरीर से हुआ। वो बेटा था, जिसके बाद वो जोखिनी एक राख बनकर वहां से गायब हो गई। हमारे पास हमारा बच्चा था और मेरी बीवी खुद सदमे से उबरी। अगले कुछ महीनों में मेरा बेटा साधारण रहा, जैसा कि मुझे डर था कहीं उसमें कोई काली शक्ति ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मेरे साथ घटी एक भयानक घटना थी, जो आज भी याद करता हूं तो बहुत ज्यादा डर जाता हूं। इसमें डर भी था, खौफ भी था, वासना का एहसास भी था, एक धोखा जो उसने मुझे दिया, और फिर एक ऐसी तपस्या जो उस जोखिनी ने की थी, और फिर एक बच्चे का जन्म जो मेरी बीवी की कोख से नहीं, उस जोखिनी के कोख से हुआ। मेरी एक अजीब भयानक कहानी, और वो जोखिनी जिससे सबको डरना चाहिए। हो सकता है उस जोखिनी का सामना आपसे हो, और उस जोखिनी का मकसद कुछ और हो जो आपकी समझ में भी ना आए।